हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एचपी टेट जून 2021, जो कि जुलाई में होना तय हुआ है। आपने टेंटेटिव शेड्यूल देख लिया होगा। उसी के संदर्भ में हम आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, जेबीटी, एलटी और सभी टेट एग्जामिनेशन के लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ 1000 क्वेश्चंस की होंगी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको भी कवर करेंगे। इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से, एक पूरी एक्सपीरियंस्ड टीम इसके ऊपर काम करेगी। जो भी जिसने ऑलरेडी टेट का एग्ज़ाम दिया है, उन सब की गाइडलाइंस के ऊपर ये सीरीज़ तैयार की जा रही है, ताकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये सीरीज़ हो। इस सीरीज़ में जो सब्जेक्ट कवर हम करने वाले हैं वो होंगे सोशल स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी। गाइस, सोशल स्टडी में जो कवर होगा वो जियोग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा। तो उसी के संदर्भ में आज हम जो वीडियो पार्ट 1 लेकर आए हैं, इसमें हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सोशल स्टडी के होंगे। आप जानते हैं कि अभी मैंने सोशल स्टडी में आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें होगी। आपको ये भी पता है कि सोशल स्टडी 60 नंबर की आती है एचपी टेट आर्ट्स में। तो गाइज, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ एचपी टेट आर्ट्स के लिए है। मैं बता दूं, मैं खुद पर्सनली नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूं, और ये जो वीडियो है ये मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, जेबीटी, पंजाबी टीचर और उर्दू टीचर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइज, जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन सभी के लिए आता है, चाहे वो कोई भी टेट दे रहा हो, किसी भी स्टेट का टेट दे रहा हो। तो जनरल अवेयरनेस में गाइज इसी जो सोशल स्टडी के क्वेश्चन होते हैं आर्ट्स के, आप अभी इस वीडियो में देखेंगे भी आगे कैसे कैसे क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन से ही गाइस जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने, अगर आप हमारी टीम से जुड़े हैं तो मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी कि टेट के एग्जाम में, जो टेट का एग्जाम होता है गाइस, उसमें क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब बहुत बार होता है ये। यहाँ तक कि जैसे हर साल, जैसे पिछले बार 2020 में हुआ था टेट, इस बार 2021 में होगा। तो यहाँ तक कि जो 2020 है, 2020 के भी बहुत सारे क्वेश्चन 2021 में रिपीट होंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज, आज की जो वीडियो है ये सोशल स्टडी के ऊपर है, पार्ट 1 है। इसमें हम टॉप 30 MCQ डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। धीरे धीरे हम इस सीरीज़ को आपके साथ पूरा करेंगे। बेस्ट वीडियो फॉर एचपी टेट आर्ट्स, आप जानते हैं 60 नंबर की सोशल स्टडी है। इसके साथ ही एंड ऑल्सो फॉर अदर टेट एस्पिरेंट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, जेबीटी, सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है, क्योंकि सोशल स्टडी से क्वेश्चन सभी के लिए बनते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। गाइज, तो अगर आप मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल या एलटी स्टूडेंट हो, तो जैसे अपना सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे होंगे, हालांकि उसकी भी हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उसकी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, जनरल अवेयरनेस की बुक पढ़ने से बेहतर ये होगा कि अगर आप हमारे साथ ये पूरी 1000 की सीरीज वॉच करते हो, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे आपको जनरल अवेयरनेस में। तो आप मतलब 20 क्वेश्चन इसमें से ईजिली आएंगे और आप उनको देखकर पास हो सकते हो। तो गाइज, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो आज की हमारी सीरीज़ है, इसका जो पहला पार्ट है सोशल स्टडी, इसमें जो आज का क्वेश्चन होंगे वो जियोग्राफी से भी होंगे, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी से, हिस्ट्री से भी होंगे जो इंडिया की हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, और इसके साथ पॉलिटिकल साइंस। मतलब सोशल स्टडी के नाम से ये पूरा सेक्शन होता है, लेकिन इसमें ये चारों सेक्शन कवर किए जाते हैं। ये डिज़ाइन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एचपी टेट पैटर्न, जो एचपी टेट का पैटर्न होता है उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एचपी टेट टीजीटी, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि अगर आप अपना टेट एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि गाइस, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी प्रीशियस इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और आपने देखा भी होगा, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपने देखा होगा हम बहुत ही यूज़फुल चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर था वो था जम्मू कश्मीर। गाइज, जो बुलर झील है ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी आपको याद रखना है। एशिया की, ना सिर्फ भारत की बल्कि हमारे महाद्वीप एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर की है, जिसे बुलर झील के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, और साथ में आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है एशिया में। इसके अलावा गाइज, आपको उड़ीसा यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील इंडिया की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। आपको ये भी याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
तो चिल्का झील है और कौन से जिले में है, उड़ीसा जिले में है। तो गाइज हम हर एक ऑप्शन को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप जो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप खुद ही आइडिया लगा लो गाइज कि 30 के साथ मतलब हर एक 4 क्वेश्चन को ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे, तो लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आज आपके क्लियर होने वाले हैं। जबकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन में बिहार और गुजरात, तो ये झीलों से उतना संबंध नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा जो किसके द्वारा लिखा गया था? तुगलकनामा जो प्रसंग था ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था गाइज। और अमीर खुसरो को संगीत की हिंदुस्तानी शैली और संगीत की जो अन्य शैली है एक, जिसे कव्वाली शैली कहा जाता है, उसके जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। तो गाइज अमीर खुसरो एक तो तुगलकनामा लिखा था, इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि इनको संगीत का हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता, और इसके अलावा कव्वाली, जैसे संगीत में आपने सुना होगा ना, जैसे कव्वाली गाते हैं, तो जो हिंदुस्तान की संगीत में जो कव्वाली शैली का जन्मदाता है उसको भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, प्रयागराज का जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वो इंडिया के किस स्टेट में आता है? इन विच स्टेट फेमस रिलीजन प्लेस प्रयागराज इज सिचुएटेड? तो ऐसा सभी को पता है, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। और इसके साथ ही आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलाहाबाद है उसका प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। अभी रिसेंटली ही योगी सरकार ने इसका नाम चेंज कर लिया है प्रयागराज इलाहाबाद का, अब इसका नया नाम क्या है? प्रयागराज है। तो प्रयागराज में एक धार्मिक प्रसिद्ध स्थल है, और इस जो ये प्रसिद्ध स्थल है गाइज, यहाँ पे इसको त्रिवेणी स्थान भी कहा जाते हैं, त्रिवेणी स्थान या त्रिवेणी घाट। ऐसा क्यों कहा जाता है गाइज? त्रिवेणी क्या कहा जाता है? त्रिवेणी स्थल। त्रिवेणी स्थल क्यों कहा जाता है गाइज? क्योंकि यहाँ पे त्रि मतलब 3, यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदियाँ, आपको ये भी याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो होगा कि इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका पुराना नाम इलाहाबाद था। अभी योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार चली है उनके द्वारा ये नाम चेंज किया गया है। 3 नदियाँ कौन कौन सी याद रखना है आपको? गंगा, ओके, और यमुना, और तीसरी सरस्वती। तो गंगा, यमुना और जो सरस्वती है, इन तीनों की जब जिस स्थान पे ये मिलती है, तीनों स्थान पर, उस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, और ये प्रयागराज में है। और इसके साथ ही गाइस जो कुंभ का मेला होता है जो इस वर्ष होने वाला है, कुंभ का मेला भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है, जहाँ पे ये त्रिवेणी संगम होता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस स्थान को बहुत ही पवित्र और मतलब काफ़ी ज़्यादा पूजनीय स्थान माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था तो ये कब हुआ था? ये हुआ था सी ऑप्शन 1972 में। गए जो शिमला समझौता हुआ था ये हुआ किसके बीच था? तो ये 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। एक सेकेंड गाइस, ये कब हुआ था? 1971 में। आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी जिसमें पाकिस्तान हार गया था। तो उसके बाद 1972 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972 में एक शिमला में समझौता किया गया, जिसमें इंडिया की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो की तरफ से शिमला में हस्ताक्षर किए गए। इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध को ख़त्म होने के बाद, तो जो उस टाइम शिमला पे ये हस्ताक्षर किए गए थे इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इसको ही शिमला का समझौता के रूप में जाना जाता है। अगर आपको ये डेट याद नहीं रख रही है कि 1972 है, तो गाइस आपको ये याद रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में होता पहली बार, तो उसके 1 साल बाद 1972 में ये शिमला का समझौता हुआ था। इसके अलावा गाइज 1999 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो गाइज बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुरक्षा परिषद में गाइज 15 सदस्य टोटल है। अब इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है गाइज, जो 15 सदस्य देश है, जो 15 देश है इस सुरक्षा परिषद में, इसमें से 5+10 रूल है। 5+10 मतलब जो 5 देश है वो परमानेंट मेंबर्स है, परमानेंट, इनको हटा नहीं सकते, मतलब ये हमेशा के लिए है। जबकि जो 10 देश होते हैं इनको अस्थाई देश कहा जाता है, अस्थाई सदस्य कहा जाता है। इनका जो है हर एक साल के बाद 2 साल के लिए इनका मतलब इलेक्शन होता है, इलेक्शन प्रोसेस मतलब चेंज किया जाता है, इनको अस्थाई देश है। तो 5 स्थायी देश कौन है उनका भी आपको पता होना चाहिए। 5 स्थायी देश कौन कौन से? तो वो है गाइस USA अमेरिका, दूसरा है रसिया या रूस, तीसरा है फ्रांस, चौथा है ब्रिटेन, और 5वां है चाइना। ओके गाइस, कौन कौन से? USA, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। तो ये 5 देश जो है परमानेंट है, जबकि अलावा इसके अलावा जो 10 देश है वो अस्थाई सदस्य के रूप में है।
इसके अलावा जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी गाइज? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1945 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? यूएसए के न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? यूएसए में जो एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गाइज जो भ्रंश घाटी है इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। गाइज रिफ्ट वैली में इंडिया में दो नदियां हैं, एक तो ताप्ती, दूसरी है नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा को जो है ऐसी नदियां माना जाता है कि ये जो है रिफ्ट जो वैली की नदियां हैं। रिफ्ट वैली क्या होती है गाइज? मतलब जब किसी जैसे दो पहाड़ियों के बीच में से कोई नदी ऐसे ट्रेवल करती है, निकलती है, तो मतलब एक गहरी खाई के रूप में नदी बहती जाती है। मतलब ऐसे जो दो पहाड़ों के बीच में ना ऐसे चली जाती है नदी, तो उसको क्या कहते हैं हम? रिफ्ट वैली। और इंडिया में दो नदियां हैं, जो बड़ी नदी है वो नर्मदा है और ताप्ती है। गाइज मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर यहाँ पे ऑप्शन में नर्मदा होता तब आपने नर्मदा को टिक लगाना था, तब यहाँ पे ताप्ती नहीं होना था। क्योंकि यहाँ पे नर्मदा नहीं है तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ताप्ती होना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ तापी लिखा है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ताप्ती है। बोर्ड ने भी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जगह देवगिरी को किस शासक ने अपनी राजधानी घोषित किया था? या इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है कि दिल्ली की जगह देवगिरी जो राजधानी है वो स्थानांतरण किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये एक ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी नामक स्थान पर स्थानांतरण की थी, या देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिकल्चर का अर्थ क्या है? गाइज ये बहुत बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चन की सेरिकल्चर या जो कृषि से संबंधित है या मछली पालन से संबंधित है, गेहूं उगाना, मतलब इस तरह से। इसके हम एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे। खैर अभी हम इस सीरीज को चालू रखते हैं। सेरिकल्चर जो है गाइज इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक रेशम का कीट पालन। गाइज जो ये रेशम कीट प्रजनन और रेशम कीट पाल कर जो हम रेशा बनाते हैं आगे, वो जो प्रोसेस होता है पूरा, उसको क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ओके, तो सेरिकल्चर ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है गाइस, इसको आप हल्के में ना ले। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। सेरिकल्चर ही ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, तो ये आपको याद रखना है। व्यावसायिक रूप से रेशम कीट पालन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन घाटी स्थित है। गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो सिलिकॉन वैली है इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, मुंबई, कैलिफोर्निया और पुणे। तो गाइज यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैलिफोर्निया। यूएसए में ये शहर है कैलिफोर्निया। उसको वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगर गाइज आपसे ऐसा पूछा जाता है कि सिलिकॉन घाटी ऑफ इंडिया, भारत की सिलिकॉन घाटी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। चूंकि यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि सिलिकॉन घाटी किसको कहा जाता है, तो पूरी दुनिया में जो मशहूर है सिलिकॉन घाटी वो कौन सी है? कैलिफोर्निया है। अगर पूछा जाता है कि भारत की सिलिकॉन घाटी कौन सी है, तो बेंगलुरु होना था। तो चूंकि यहाँ पे नहीं पूछा तो इसलिए इसका राइट आंसर कैलिफोर्निया हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, तो कौन सी है? बेंगलुरु। और इसी जैसे एक क्वेश्चन है कि भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। उसी तरह से जैसे पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, उसी तरह से सिलिकॉन घाटी जो है, सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो कोलकाता हुगली नदी के स्थित है। इसके अलावा हम यहाँ पे और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। और ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, गोदावरी। गोदावरी को है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज जो है हम यहाँ पे आपके साथ ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑप्शन आप बिल्कुल ढंग से देखें, हो सके तो उनके नोट्स बनाएं, जैसे कैसे भी आपने करना है गाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी बताया कि गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन गाइज आ चुका है टेट में, तो इसलिए हम आपको साथ ऑप्शन भी डिस्कस कर रहे हैं। इतनी मेहनत करके हम ये आपके लिए वीडियो बनाकर लाए हैं, खुद रिसर्च किए ऑप्शंस पे, उसके बाद हम आपके लिए वीडियो क्रिएट करें। मतलब बड़ा एफर्ट लगा है, इसीलिए तो हम आपसे लाइक और शेयर करने की गुजारिश भी करते हैं। तो खैर आपको ऑप्शंस भी हम बता रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। तो खैर शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार थोड़ा पॉज लिया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बीच बीच में अपना प्रमोशन भी होना चाहिए चैनल का गाइस। तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? आपको पता है हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारत के इतिहास में कोलकाता शहर और हुगली नदी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे। और गोदावरी, मैंने भी ऐसा बताया, गोदावरी को दक्षिण गंगा के
नाम से जाना जाता है, जैसे दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा, भारत की दक्षिणी गंगा या भारत की दक्षिण की गंगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है। और गंगा को तो आप जानते हैं, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और इसके अलावा गाइस यमुना भी यहाँ पे देख रहे हैं, यमुना जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना है। सबसे लंबी नदी नहीं है गाइस, ये सबसे लंबी नदी है सतलुज, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सतलुज है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी यमुना है। जिस तरह से इंडिया में सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी तरह से इंडिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एक एग्जाम में आया हुआ है और आता है, तो सभी को पता भी होना चाहिए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। जो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था गाइस वो कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा था। तो जो ये प्रथम विश्व युद्ध था ये 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। इसके अलावा इस युद्ध को महान युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध मुख्यतः जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा मित्र देश थे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, उन दोनों के मध्य में लड़ा गया था। मुख्य रूप से जर्मनी बनाम मित्र देश जो थे, जो फ्रेंडशिप देश थे आपके, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन, इन के मध्य लड़ा गया था। चूंकि अब इसमें पूरे विश्व ने भाग लिया था, इसलिए इसको विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध की जो आप डेट है ये आपको याद रखनी है, 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक किस वर्ष लगाई गई थी। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सती प्रथा है एक बहुत ही कुप्रथा थी हमारे समाज में, बहुत ही एक कलंक था, जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। एक बहुत ही मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं बैड कस्टम जो था, एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग कहते हैं इसको साइकोलॉजी की भाषा में अगर बोले तो। स्टीरियोटाइप थिंकिंग मतलब एक जिसे रूढ़ प्रतिबद्धता वाली सोच कहते हैं। तो सती प्रथा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी 1829। तो जो 1829 है गाइस, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने बिल्कुल याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ये। सती कुप्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, तो 1829 पे लगाई गई थी। और इस क्वेश्चन के संदर्भ में मैं एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं जो एग्जाम में आ जाता है, कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई थी। तो किसके द्वारा लगाई थी गाइस, तो ये गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो विलियम बेंटिंक है उनके द्वारा इसके ऊपर रोक लगाई गई थी। किसके द्वारा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, जिसको चौरा चौरी की कांड भी कहा जाता है, कि घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त किया गया था। तो गाइस इसको कौन सा आंदोलन था, वो असहयोग आंदोलन था। मैं आपको बता दूं कि ये आंदोलन क्या था। गाइस जो ये घटना है ये 1922 की है। क्या हुआ था गाइस कि जब 1921 और 1922 के दौरान चौरी चौरी घटना हुई थी, उस घटना में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, गांधी जी के द्वारा जो एक आंदोलन चलाया गया था असहयोग आंदोलन। तो उस असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि गांधी जी के गुट के कुछ एक लोग असहयोग आंदोलन जहाँ पे चल रहा था वहाँ पर स्थित एक पुलिस चौकी, जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के पास गए और उनने वहाँ पर आग लगा दी, पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी। और जब उनने आग लगा ली, जो चौरा चौरी नामक स्थान था पुलिस स्टेशन के पास, जब उनने आग लगा ली तो इस से क्या हुआ कि वहाँ के जो 23 पुलिसकर्मी थे या जो 23 पुलिस के जवान थे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अंडर जो काम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए थे। इस मतलब झकझोर कर देने वाली घटना से जो महात्मा गांधी जी थे वो काफ़ी दुखद घटना सुनकर उनका दिल काफ़ी पिघल गया था और उन्हें इसकी बड़ी कड़ी निंदा की थी। और उस टाइम जो ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, रनिंग पे था ये असहयोग आंदोलन, तो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी हिंसा हो रही है तो जो है हम आंदोलन नहीं करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जो चौरी चौरी की घटना हुई थी वो किससे संबंधित है, असहयोग आंदोलन से। क्योंकि जब ये घटना हुई थी 1922 में, फरवरी 1922 में हुई थी, इसकी पूरी डेट अगर आपने याद रखना है तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और अगर आप पूछे कि आग कब लगाई गई थी, तो आग जो लगाई गई थी गाइज गांधी जी के जो सहयोगी लोग थे तो वो 4 फरवरी 1922 को लगाई गई थी। कई बार ये जो डेट्स मैंने आपको बताई ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ओके याद रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पे और ऑप्शन है ये भी आपको याद रखना है कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण आंदोलन, मतलब गांधी जी के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर आर्ट्स में, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी।
तो गाइज जो योजना आयोग है इसको प्रेजेंटली में नीति आयोग कहते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जो योजना आयोग है 1914 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने उस टाइम इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, जो वर्तमान में रखा गया है नीति आयोग। क्या रखा गया है? नीति आयोग। गाइज जो योजना आयोग है ये क्या काम करता था, ये जो है पंचवर्षीय योजना बनाता था। पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान थे उनको बनाता था। और इसका जो अध्यक्ष होता है गाइज याद रखना है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे या जो होते हैं वो जो इसके अध्यक्ष होते हैं, जैसे भी वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री जो अभी हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी। और जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्योंकि उस टाइम जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर आप उसे पूछे कि इसका राइट आंसर क्या है कि कब जो है ये बना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1950। योजना आयोग जिसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन की जो शुरुआत है, जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1950 को हुई थी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन जो है पंचवर्षीय योजना से है। मैंने अभी जैसे बताया कि जो पंचवर्षीय योजना है वो किससे संबंधित है? योजना आयोग से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। पंचवर्षीय योजना से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल स्टडी में, आर्ट्स में, और बाकी जो अगर साथी हमारे देख रहे हैं मेडिकल नॉन मेडिकल जेबीटी एलटी वाले, उनके लिए भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान आपको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो गाइज आपको याद रखना है कि जो इंडिया में 12वीं जो पंचवर्षीय योजना सबसे लास्ट चलाई गई थी, मतलब टोटल आपको याद रखना है कि 12 पंचवर्षीय योजना आज तक देश में चलाई गई थी। लास्ट जो 2012 से लेकर 2017 तक चलाई गई थी। उसके बाद ये नाम जो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया कि चेंज हुआ नीति आयोग। उससे पहले जो है 11 पूरी हो चुकी थी जब 2014 से पहले, तो 12वीं रनिंग में थी 2017 तक। तो आपको याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई, तो आपको याद रखना है 12। तो आपको जो 12 योजनाएं हैं जो पंचवर्षीय योजना, इन सब का पता होना चाहिए कि जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, मतलब जिसके ऊपर जोर दिया गया, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, इसी तरह से पूरी 12 तक आपको याद होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है कि दूसरी में किस को प्राथमिकता दी गई थी, तो गाइस दूसरी में दी गई थी भारी उद्योग को, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है, जो सीमेंट के फैक्ट्रीज़ है या जिसमें हैवी मटेरियल्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, उसका जो हैवी इंडस्ट्रीज़ थे, भारी उद्योग था, उसको प्राथमिकता दी गई थी। इसके अलावा जो कृषि है गाइस, कृषि जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में इसको प्राथमिकता दी गई थी जब ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। 1951 से चलाई गई थी गाइस, मैं आपको बता दूं। 1950 में योजना आयोग बना और 1951 से 1956 के बीच में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि को। और इसके साथ ही गाइस शिक्षा यहाँ पे ऑप्शन है, तो शिक्षा को मैं बता दूं, शिक्षा जो है 8th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसको प्राथमिकता दी गई थी। 8th पंचवर्षीय योजना जो थी गाइस, उसमें HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन विकास का मंत्रालय है या मानव संसाधन विकास के संबंधित जो कार्य है, जो विकास के लिए चीज़ें हैं, उसको प्राथमिकता दी गई थी। आपको जानते हैं कि जो एजुकेशन भी HRD डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो शिक्षा जो है गाइस, शिक्षा को आपको याद रखना है कि 8वां जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत इसको प्राथमिकता दी गई थी। जबकि कृषि जो है, कृषि को फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के दौरान और भारी उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई थी। आई होप गाइस आप समझ रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज़ को। इसी तरह से हम आपके लिए, जैसे हम अभी कमेंट कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम 1000 की सीरीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। उसके लिए गाइस आपका सहयोग चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स हमें मिलते हैं, 100 लाइक अगर आप लोग करते हैं, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि 100 लाइक्स हो जाए, तो हम आपके लिए इसी तरह की मेहनत करते जाएंगे, आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद हम इस वीडियो को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो खैर ये आपके ऊपर ही डिपेंड है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? क्या जो एक संधि हुई थी, सिंधु जल संधि, ये कब हुई थी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हुई थी 1960 में। कब हुई थी सिंधु जल संधि? 1960 में। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है कि जो ये हुई थी ये किसके बीच में हुई थी? तो गाइज ये पानी का जो सिंधु नदी जो है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में मुख्यतः बहती है। तो इंडिया और पाकिस्तान में जो जल विवाद है, जल विवरण, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो पानी का है, नदी का है, उसके ऊपर विवाद था। और उसके बाद जो इसका समझौता निकाला गया वो उसको सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है। और ये हुई कहाँ थी, ये भी पूछा जाता है कि सिंधु जल संधि हुई कहाँ थी? तो ये पाकिस्तान के कराची नामक शहर में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी इंडिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में
अयूब खान के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? 1960 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960। तो सिंधु जल संधि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के विवाद को समाप्त करने के ऊपर बनाई गई थी, और ये 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, तो संघ की स्थापना कब हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ गाइज कि ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं। यकीन मानिए गाइज, जो अभी जुलाई में टेट एग्जामिनेशन होगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मैं यार आप खुद ही देख लेना, जब आप टेट देंगे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे, बहुत ही ज़्यादा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हमारा 1000 MCQ की सीरीज़ होगी उससे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे। हम मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइज, यही क्वेश्चन ना संयुक्त राष्ट्र संघ वाला, ये मतलब मैंने देखा कि हर साल ही पूछा जाता है किसी न किसी सब्जेक्ट में, जैसे आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, LT किसी में भी, लेकिन पूछा जाता है ज़रूर। और इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता होना चाहिए कि जो UN है, यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो स्थापना हुई थी गाइज वो कब हुई थी? तो सी ऑप्शन 1945। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो UN है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। जो इसका मुख्यालय है वो है USA के न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, जो कि USA में स्थित है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उससे 2 वर्ष पहले ही UNO की स्थापना हो चुकी थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज महात्मा गांधी से फिर से, इसे तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप विशेषतः आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको ज़रूर महात्मा गांधी की जीवनी और महात्मा गांधी के लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लाइफ के जो वर्ष आए थे, जैसे 1919, 1915, 1922, 1942 और इस तरह की चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये वाला पूछा कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी कब लौट के आए थे, तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले मैं वो बता दूँ, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A, 1915 को जो है महात्मा गांधी लौटकर भारत आए थे। और इसके अलावा गाइज आपको पता होना चाहिए कि जो 1919 है, 1919 में आप ऑप्शन नंबर B देख रहे हैं, 1919 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक रॉलेट एक्ट पास किया गया था, जिसके आधार पर इंडिया के जो नागरिक है उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए थे। और उसके उपरांत जो महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन, सत्याग्रह जो आंदोलन है उसको शुरू किया गया था। तो सत्याग्रह जो है 1919-20 के दौरान शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, और 1915 में महात्मा गांधी जी जो है इंडिया को वापस लौट कर आए थे। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1922 में देख रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि 1922 में जो चौरा चौरी कांड का जो हत्याकांड हुई थी, पुलिस जो चौरा चौरी में आपने देखा था, मैंने बताया था आपको कि पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें 23 पुलिस स्टेशन कर्मी, जो 23 पुलिस कर्मी थे वो मारे गए थे वहाँ पर। तो ये जो घटना हुई थी फरवरी 1922 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फिर से आ गया, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि सेरिकल्चर होता है, रेशम कीट व्यवसाय के बारे में संबंधित है, उस तरह से गाइस यहाँ पे पीसी कल्चर, जो ये है पीसी कल्चर, ये निम्नलिखित में से किस कृषि को कहते हैं? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। जो ऑप्शन नंबर C है, निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। मतलब गाइस जो फिशरी फार्मिंग होती है, कोई भी तालाब में या कोई किसी डैम में, किसी पॉन्ड्स में, मतलब निर्मित तालाबों में जो मत्स्य पालन किया जाता है बिजनेस पर्पज से, उसको कहते हैं पीसी कल्चर। इसी के अलावा गाइज यहाँ पे आप ऑप्शन D देख रहे होंगे, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को गाइज क्या कहा जाता है? बीटी कल्चर, ये भी याद को रखना है। मतलब गाइज कोई ना कोई एक कल्चर आ ही जाता है, आप ऐसा मानिए, या सेरी कल्चर आएगा, या पीसी कल्चर आएगा, बीटी कल्चर आएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं एक वीडियो स्पेशली इसके ऊपर बनाऊंगा। लगभग 10 से लेकर 15 तक है ये, जो विभिन्न क्षेत्र में स्पेशल नाम दिए जाते हैं, ऐसे कॉमन नाम, तो वो आपको याद रहना चाहिए। तो अगर कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाए, अगर आप लोगों को साथ होगा तो हम ज़रूर बना के लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर A, जो ओसाका है। ओसाका जो जापान का मैनचेस्टर के नाम से इसे जाना जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइज, इसमें कुछ और बताने की नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जापान का मैनचेस्टर किस देश को कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। गाइज ये क्वेश्चन था कि जो वर्ल्ड में सबसे फास्ट और ज़्यादा विकसित टेक्नोलॉजी कहाँ की है, साइंस टेक्नोलॉजी, तो वो भी जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है? सुनहरे रेशा मतलब जो सुनहरा रेशा है जिसपे भावी उम्मीदें टिकी है रेशा उद्योग में, तो वो है गाइज जूट या पटसन। हिंदी में इसको पटसन बोलेंगे और इंग्लिश में इसको जूट बोलेंगे। तो जूट या जो पटसन है उसको सुनहरा रेशे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइज 22वां क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। जो
यांगत्से, जो यांगत्से नदी है ये किस देश से संबंधित है? तो गाइज नाम से ही लग रहा है ये थोड़ा चाइनीज़ है, बाकी ऐसे नाम होते हैं यांग स्वांग इस तरह से। तो जो यांगत्से रिवर है ये किस देश की नदी है? तो ये चाइना की नदी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से, गाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका मैं और ऑप्शन डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें और बताने की आप भी समझ रहे होंगे कुछ बताने को नहीं है ऑप्शंस में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइज ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे गाइज नेसेसरी होगा वहाँ पे हम आपके साथ जरूर एमसीक्यू डिस्कस, मतलब सभी ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज इसी तरह से मतलब आगे बढ़ती जाएगी। आपको वही करना है, सिर्फ 1000 सीरीज़ को देखने के लिए आपको 100 लाइक्स इस वीडियो में ज़रूर करने हैं। किसी भी तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, या फिर जो भी आपका स्टडी ग्रुप्स है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे है, या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे इसको ज़रूर शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए लगातार इस तरह की यूज़फुल वीडियो बनाते जाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो गाइज ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आमतौर पे इसका जो राइट आंसर है वो पेट्रोलियम हो जाता है। जो पेट्रोल है आजकल आप जानते हैं कि आसमान छू रहे हैं इसके प्राइस, तो पेट्रोल को जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। लेकिन इसके साथ ही गाइज यहाँ पे ऑप्शन है कोयला। तो कोयला भी कहीं ना कहीं, जैसे कोयला और डीजल, पेट्रोल, ये तीनों चीज़ें जो है आपस में संबंधित है, बहुत ही बेनिफिशियल फ्यूल है, वर्तमान टाइम में बहुत यूज़ हो रहा है। हालांकि अब तो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो भी है, मतलब सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। बट फिलहाल जो ब्लैक गोल्ड हमारा क्वेश्चन है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो कोयला और पेट्रोलियम, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो HP बॉस है उन्होंने भी इसका राइट आंसर दोनों दिया था, ग्रेस मार्क मिले थे इसमें, A और B दोनों इसके राइट आंसर है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सिंपल इसमें पेट्रोलियम होता तो इसका राइट आंसर पेट्रोलियम ही था, अगर पेट्रोलियम नहीं होता तो कोयला होता है। लेकिन अगर ऑफिशियली देखें, हालांकि बोर्ड ने तो A और B दोनों दिए थे, मतलब अगर इसका डीप रिसर्च पे देखें तो इसका राइट आंसर पेट्रोलियम ही होता है। तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि कोयला को भी जाना जाता है, क्योंकि कोयला को भी बोर्ड वालों ने सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो यूराल है गाइस। यूराल एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो एशिया महाद्वीप और यूरोप के महाद्वीप को अलग करती है। तो बिल्कुल याद रखना, हम एशिया महाद्वीप में है, हमारे साथ जो नज़दीकी महाद्वीप है यूरोप, उन दोनों को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो माउंटेन रेंज है वो सेपरेट करती है, अलग करती है? तो यूराल करती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एंडीज देख रहे हैं, एंडीज जो है गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंडीज दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है, मतलब 7200 किलोमीटर है। 7200 किलोमीटर की दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पे तो खैर ये पूछा है ना कि एशिया और यूरोप को कौन सी पर्वत श्रृंखला ये अलग करती है, तो ये आपको याद रखना है यूराल। क्योंकि यहाँ पे एंडीज भी दिया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या उसके ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो गाइज वो है माउंट एक्वांका। एक्वांका, जो एक्वांका है गाइज, माउंट एक्वांका, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके अलावा गाइज जो यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी पाया जाता है, जो अभी मृत ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, उसका नाम भी क्या है? उसका नाम भी यही है, एक्वांका। एक्वांका जो नाम है ये भी एंडीज पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। ये हालांकि मृत ज्वालामुखी है, मतलब ये डेड हो चुका है, फिर भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी एक्वांका किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये एंडीज में है। और हमारा क्वेश्चन था कि एशिया और यूरोप को कौन सी माउंटेन रेंज सेपरेट करती है? तो यूराल करती है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात डैश है? आपको बताना है कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंजल फॉल। एंजल वाटरफॉल जो है गाइज ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। और इसके साथ ही जो गाइज ये एंजल वाटरफॉल है ये कौन से देश में है? तो ये वेनेजुएला में है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। ये वेनेजुएला एक देश है, वहाँ पर है। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 979 है, मतलब लगभग 980 मीटर के आसपास इसकी लंबाई। एग्जैक्ट जो है 979 मीटर की ऊंचा है ये जो एंजल जलप्रपात है, एंजल वाटरफॉल, जो कि वेनेजुएला देश में है।
ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। गैस मैंने अभी पहले जैसे ये क्वेश्चन बताया था कि जो ये निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। मैंने बताया था आपको कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं गाइस, इनको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली के नाम से भी इनको जाना जाता है। रिफ्ट वैली मैंने आपको बताया था कि जैसे दो इस तरह से दो पर्वत या दो पहाड़ियाँ या दो चोटियों के बीच में से जो कोई नदियाँ ट्रैवल करके आगे जाती है उसको वो रिफ्ट वैली, रिफ्ट रिवर्स के अंदर उनको कंसीडर किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि नर्मदा और ताप्ती जो दोनों ही रिफ्ट रिवर्स है उनके बीच की जो पहाड़ियाँ है वो नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियाँ इन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो वो जो सुतपाड़ा रिवर्स है, सुतपाड़ा रिवर्स जो इंडिया के बिल्कुल मध्यम है ये, और मध्य प्रदेश जिले में पड़ी है ये पहाड़ियाँ। सुतपाड़ा पहाड़ियाँ कौन से स्टेट में पड़ती है इंडिया में, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये पहाड़ियाँ हैं। और ये पहाड़ियाँ किस दो नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती, जिनको रिफ्ट रिवर्स कहा जाता है। मैंने अभी पहले जैसे इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर डैश है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है, टेट के एग्जाम में और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है कि दक्षिण अफ्रीका का, सॉरी माफ कीजिए गाइज, स्लिप ऑफ टंग हो गई। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कि दक्षिण भारत जो है, साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक जो कौन सा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो अनाईमुड़ी, जो अनाईमुड़ी है ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। और ये कौन सी जिला, सॉरी स्टेट में है, तो ये आपको याद रखना है, अनाईमुड़ी केरला में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 2695 मीटर के आसपास इसकी लंबाई ऊंचाई है। तो लगभग 2700 मीटर इसकी हाइट है। और ये कौन से स्टेट में है, तो ये केरला में है, अनाईमुड़ी। ये आपको याद रखना है, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस की एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। आपको बताना है कि इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर स्टेशन इन तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट। गाइस आपको पता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके ऊपर आज के वर्तमान समय में बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि भविष्य में जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से ही एनर्जी का सारा चीज़ें देखी जा रही है, क्योंकि फ्यूल जो है पेट्रोल डीजल कब तक चलेंगे। तो इसलिए हाइड्रोजन और जो सोलर लाइट है या न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसके ऊपर भविष्य देखा जा रहा है। तो आपसे पूछा गया कि एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है वो निम्नलिखित तमिलनाडु में किस स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, कलपकम। जो ये है कलपकम, ये जो है ये तमिलनाडु में एक स्थान है। और इस स्थान पर जो एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर स्टेशन बुलेट किया गया है, बनाया गया है। और आपको मैं बता दूं वर्तमान समय में 22 जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो ऑपरेट किए जा रहे हैं। मतलब यह सिंपल क्या है कि 22 जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो रनिंग में है। 22 न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में मतलब प्रगति पर है। और इससे भावी मतलब समय में काफ़ी अपेक्षा की जा रही है कि ये ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेंगे। और इन 22 जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इससे वर्तमान समय में 6780 मेगावाट एनर्जी जो है वो जनरेट की जा रही है। 6780 मेगावाट एनर्जी यहाँ से क्रिएट की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की दूसरी मेंटल की लंबाई मोटाई लगभग डैश है। गाइस आपको पता है कि जो अर्थ है, अर्थ की 4 जो परतें होती है, लेयर्स होती है, उसमें से जो दूसरे नंबर की लेयर है मेंटल जिसे कहा जाता है, उसकी मोटाई आपको बताना है कितनी है। तो गाइस उसकी जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है। आपको चारों की याद होनी चाहिए, अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो परत होती है, फर्स्ट लेयर, उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट की जो होती है वो होती है 5 से लेकर 70 किलोमीटर। ये इतनी ही मोटी होती है, 5 से लेकर 70 मीटर तक। दूसरे नंबर की मेंटल होती है, उसकी 2900 किलोमीटर, आप क्वेश्चन में पूछा गया था। तीसरी होती है गाइस ऑटर कोर। क्या होती है, ऑटर कोर। ऑटर कोर की जो होती है वो होती है लगभग 2200 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है। और जो चौथी होती है गाइस, चौथी होती है इनर कोर। कौन सी होती है, तीसरी इनर आउटर कोर होती है और चौथी होती है इनर कोर, मतलब आंतरिक, हिंदी में माफ कीजिएगा शायद आंतरिक कोर कहा जाता है इसे, मतलब इंटरनल कोर। और इसकी जो मोटाई होती है गाइस वो होती है लगभग 6700 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई होती है। तो आप सबको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जियोग्राफी का है तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी डिटेल वीडियो हम आगे आपके लिए प्रयासरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4%। जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का क्षेत्रफल है वो कितना
उसका प्रतिशत है वर्ल्ड में, तो गाइज 2.4 है। आप जानते हैं कि विश्व में भारत का 7वां नंबर है क्षेत्रफल दृष्टि से, मतलब 7वें नंबर का बड़ा देश भारत है विश्व में। तो जो भारत का टोटल एरिया है वर्ल्ड के हिसाब से वो कितना है, तो 2.4 है। तो गाइज ये थे आज के टॉप क्वेश्चंस, और इसी तरह से हम आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपका साथ रहा तो कल के बाद हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अब पूरी 1000 की जो सीरीज़ है उसको कवर करेंगे। 1000 की जो ये सीरम रनिंग की है, अगर आपका सहयोग मिलेगा, इस वीडियो में हम टारगेट कर रहे हैं कि 100 लाइक्स के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 100 लाइक्स आ जाए। अगर आप सच में सपोर्ट करेंगे हमें, तो हम इस वीडियो को, इस सीरीज़ को ज़रूर आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि आपके HP टेट TGT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक बार फिर से गाइज आप सभी का शुक्रिया, अगर आप फर्स्ट से लेकर अभी तक हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। प्लीज़ यार, जाते जाते आपसे इतनी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने, आपके अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट शो हो रही है, आप जाकर इनको भी वॉच कर सकते हैं। आपके HP टेट और TGT कमीशन के लिए ये प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।